हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 4th ऑफ मार्च। तो पहला टॉपिक हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, काफी न्यूज में है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ग्रुप ऑफ 16 कंट्रीज जो है, जिसको वनातु एक आइलैंड है बेसिकली, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में लाई करता है। अभी हम मैप में आपको दिखाएंगे कि ये वनातु जो है वो आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में, जो कि 16 देशों का समूह है, उसने रिसेंटली एक एफर्ट लिया है कि वो क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को फाइट करना चाहता है और वो यूएन में इस बात को लेकर के गए हैं। ठीक है, और साथ साथ में कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी ओपिनियन लेना चाहता है कि क्लाइमेट चेंज के इशू पे आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब हम इस बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आईसीजे जो है वो क्या है। बेसिकली आपको ये दिखा दिया जाए कि एस्टैब्लिश किया गया है जून 1945 में। ईयर याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ है। किसके द्वारा? यूएन के चार्टर के द्वारा, मतलब कि ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लाया गया है। ठीक है, साथ साथ में इसने काम करना जो शुरू किया वो अगले वर्ष यानी कि 1946 से चालू कर दिया। बाकी आप देखोगे तो आईसीजे को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है और ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये आपका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, 1945 में लाया गया। इसके अलावा आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो ये आपको द हेग, जो कि नीदरलैंड्स है, वहां पे लाई करता है। तो ये इसका हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स में है। इकलौता यूएन की बॉडी है जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है हेडक्वार्टर्स। ठीक है, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएन का, जिसमें से इकलौता जो है वो लोकेटेड नहीं है न्यूयॉर्क यूएस में, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके सामने मैप है जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से वानातु जो है आइलैंड्स, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन ये नॉर्थ का, ये साउथ का पार्ट, और इधर 16 देशों का समूह है। ये देश आपको छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं किरिबस वगैरह। ठीक है, इसके अलावा बाकी फिजी वगैरह, न्यू कैलिडोनिया फ्रांस का पार्ट है, सोलोमन आइलैंड्स वगैरह। तो सोलोमन आइलैंड्स कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन से ओशन में लाई करता है। तो सोलोमन आइलैंड्स जो है वो पैसिफिक ओशन में लाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इस तरफ आपको दिख रहा होगा, पापुआ न्यू गिनिया वगैरह। न्यूजीलैंड भी यहाँ पे लाई करता है। तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे जो हियरिंग्स है वो हमेशा पब्लिक रखी जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, तो फ्रेंच और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है इस कोर्ट का। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बता दें पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, तो अलग अलग केसेस को एंटरटेन कर सकते हैं, जैसे कि लीगल डिस्प्यूट्स अगर राज्यों के बीच में है। स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कोई राज्य नहीं है, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर जो है वो कंट्रीज को दर्शाया गया है। ठीक है, तो अगर उनके बीच में विवाद है उसको ये डिस्कस कर सकते हैं और यूएन वगैरह में ले जा करके उसको रख सकते हैं। साथ साथ आप देखोगे तो जो मेंबर्स यूएन के हैं या फिर कहीं ना कहीं मतलब वो पार्टीज हैं उस स्टैट्यूट के, उन्हीं को कवर किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं मतलब उनको इस दायरे में रखा जा सकता है आईसीजे के। इसके अलावा एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि सिर्फ जो 5 हैं 5 ऑर्गन्स यूएन के और जो 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये जो कोर्ट का जजमेंट होता है वो काफी हद तक फाइनल और बाइंडिंग माना जाता है पार्टीज के ऊपर, और इसको लेकर के कहीं अपील भी नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी इसका जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा और कोई इसके लिए फर्दर अपील नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो कोर्ट का जो जजमेंट है वो एडवाइजरी है और बाइंडिंग नहीं है। अभी हमने क्या देखा, रिसेंटली जस्ट हमने देखा कि जो कोर्ट का जजमेंट है कंटेंशियस केसेस में वो फाइनल है, बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर और अपील नहीं हो सकता है। लेकिन कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो कहीं ना कहीं एडवाइजरी ओपिनियन देता है, बाइंडिंग नहीं होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आप देखोगे कुलभूषण जाधव का जो केस चल रहा है उस मैटर को लेकर के भी, इवन साउथ चाइना सी में भी जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस वो बना रहा है मैरीटाइम, उसको लेकर के भी जो आसियान कंट्रीज मतलब कहते हैं, तो चाइना कई बार मानने से इनकार कर देता है। तो इस वजह से वो एडवाइजरी नेचर माना जाता है और ये डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, ये आपको बता दिया जाए। बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नेशंस वगैरह के बीच का पॉइंट्स को यहाँ पे है। इसके कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि टोटल इसमें 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस। इनका टेन्योर कितने का होता है, तो बेसिकली 9 इयर्स का टेन्योर होता है। कुल मिलाकर के 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। किसके द्वारा? यूएनजीए यानी कि जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इसके अलावा आप देखोगे तो एक जज बनने के लिए कैंडिडेट को कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, जो कि दोनों ही यूएन के जनरल असेंबली में और यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में वोट होगा और वहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मतलब कि फुल मेजोरिटी से
यानी कि 2/3 की जो मेजोरिटी है उस मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए कि ये जो जज है वो बन सकता है। ठीक है, 1/3 ऑफ द कंपोजिशन जो है कोर्ट का वो हर तीसरे साल रिन्यू होता है। हमने कितना देखा, 15 जज हैं, तो 15 का अगर आप 1/3 करिएगा मतलब कि कुल मिलाकर के आपको जो 5 जजेस हैं वो हर तीसरे साल रिन्यू होकर के आ सकते हैं। और जजेस री इलेक्शन जो है वो एलिजिबल है, यानी कि वो वापस से चुन करके आ सकते हैं। इस पार्ट से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पोजिशन से स्पेशली, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो एक बार सदस्य बन जाने के बाद में कहीं ना कहीं वो किसी मतलब कंट्री की तरफ टिल्टेड नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने काम को वो सही तरीके से ड्यूटीज को परफॉर्म करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैभव फेलोशिप स्कीम। तो यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं उन्होंने लॉन्च किया है वैभव फेलोशिप फॉर इंडियन डायस्पोरा, जो कि अब्रॉड में है, टू मार्क द नेशनल साइंस डे। ठीक है, तो हमको अभी रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में ही डिस्कस किया नेशनल साइंस डे कब था, तो जो लोग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओवरऑल ये जो है वो इंडियन डायस्पोरा के लिए ये अब्रॉड में, और इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने ही लॉन्च किया। अब ये है क्या वैभव फेलोशिप स्कीम, तो ये जो फेलोशिप है वो ऑफर करता है एनआरआई रिसर्चर्स को कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप काम कर सकते हो मिनिमम 1 महीने के लिए और मैक्सिमम 2 महीने के लिए 1 साल में विद अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या फिर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भारत में आकर के आप या तो कम से कम 1 महीने के लिए या फिर अधिक से अधिक 2 महीने के लिए आप भारत में आकर के काम कर सकते हो। ये बेसिकली ड्यूरेशन क्या है कि 3 साल का होगा गवर्नमेंट का ऑफरिंग ये, और जहाँ पे रिसर्चर्स को इवन 37 लाख तक का 37 लाख तक का जो है वो एक अमाउंट भी दिया जाएगा एंटायर पीरियड के लिए। इसके अलावा आप देखोगे एम क्या है, तो इंप्रूव करना है रिसर्च इकोसिस्टम भारत का, ताकि हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह लाया जा सके। एकेडमिक और रिसर्च R&D पे फोकस है कुल मिलाकर के देखा जाए तो, और इससे भारत के रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। रिसर्चर्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है उधर से आपको एलिजिबल होंगे फेलोशिप वगैरह के लिए, और इसमें जो है वो कोई भी एक NRI वगैरह PIO वगैरह जो OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये हो सकते हैं, और उनके पास में कहीं ना कहीं PhD MD MS का डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो इसका एलिजिबिलिटी पे पूछा जा सकता है, बोलेगा भारतीय सिटीजन भी हो सकते हैं क्या जो देश में रह रहे हैं, तो देश में रहने वालों के लिए नहीं है, ये NRI के लिए है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है, OCI के लिए है, और कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे सिग्निफिकेंस क्या है, तो कहीं ना कहीं ये डायस्पोरा को बढ़ाएगा कि कोलैबोरेट कर सके डोमेस्टिक माइंड्स और डिलीवर कर सके वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स वगैरह। इससे दोनों देश, मान लीजिए US में जो लोग रह रहे हैं तो इंडिया US का भी रिलेशंस इंप्रूव होगा। इसके अलावा आपको नेक्स्ट टॉपिक हम दिखाते हैं कि डियाकिन यूनिवर्सिटी जो है वो पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी बन चुका है जिसने अपना इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस जो है भारत में वो ओपन किया है गुजरात के गिफ्ट सिटी में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 लाइनर में कि कौन सा फर्स्ट यूनिवर्सिटी, और ये जो डियाकिन यूनिवर्सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि डियाकिन यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है ये पहली अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिसने अपना अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच कैंपस भारत में गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर गुजरात में है वहां पे चालू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मिंट का आर्टिकल आप देख रहे होंगे कि आईफोन ने कहा है, आईफोन की जो बनाने वाली कंपनी है फॉक्सकॉन, उन्होंने कहा है कि वो सेटअप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेलंगाना में, बेसिकली हैदराबाद में स्पेसिफिकली, और उससे जनरेट होगा 1 लाख जॉब। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बहुत ही बड़ा मतलब प्रयास है, और साथ साथ में आप देख सकते हो कि जो मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 2014 में, उसको लेकर के भी ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। तो ये आप मेंस के लिए भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ हो रहा है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप ये बताइए कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया था, उसको किस मॉडल से हम जानते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये है आपके सामने पोर्टर प्राइज 2023। तो ये क्या है कंटेक्स्ट कि जो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसको रिसीव किया गया है पोर्टर प्राइज 2023 का। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पोर्टर प्राइज 2023 हैज बीन रिसीव्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मंत्रालय है, और ये रिकॉग्नाइज करता है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को, किस तरीके से भारत सरकार ने कोविड-19 को टैकल किया। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जो आशा वर्कर्स वगैरह होती हैं, साथ साथ में PPE किट्स वगैरह जो क्रिएट करते हैं बनाते हैं वो सब भी इस इंडस्ट्री को लिया गया है। और कहीं ना कहीं जो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम रहा है, वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना और अलग अलग तरीके से उसको प्रमोट करना,
ठीक है, तो हमें याद रहेगा ये प्राइस। नेक्स्ट जो लास्ट है आपका कि नागालैंड को पहला विमेन एमएलएस मिल चुका है। तो देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और नागालैंड कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट की भी ये बात है, तो ये पहली महिला एमएलएस जो है वो चुन करके आई हैं। तो एग्जाम के लिए तो रेलिवेंट होता ही है, लेकिन ये सोशल पर्सपेक्टिव के लिए भी जरूरी है, तो हम इसलिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसको। तो इनका नाम हेकानी ज़खालू है और दूसरे का शालो तोनू क्रूसे। सॉरी अगर स्पेलिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन में कहीं मिस्टेक हुआ हो तो। ये जो दोनों हैं क्रूसे और जखानी, ये दोनों मतलब कहीं ना कहीं आपको पहली महिला मिलती हुई नजर आएंगी जो कि नागालैंड के असेंबली में हैं। और ओवरऑल नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था? 1963, यानी कि 60 साल पूरे हो चुके हैं नागालैंड को राज्य का भी दर्जा मिले हुए, और उस 60 साल में ये पहली महिला एमएलएज हैं। ये आपके सामने जखालू और जो दूसरा नाम हमने पढ़ा क्रूसे, वो आपके सामने नजर आ रहे होंगे इमेज में। साथ साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो सोशली एम्पावर्ड हो रहे हैं और साथ साथ में पॉलिटिकली क्या था कि अंडर रिप्रेजेंटेड थे। ठीक है, सोशली तो एम्पावर हो रहे थे लेकिन पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेड थे। जैसे कि बिहार, राजस्थान और वेस्ट बंगाल का जो आलम है, कहीं ना कहीं वहां पे भी विमेन एम्पावरमेंट इंडिकेटर्स जो है वो काफी ज्यादा बेकार हैं और इस वजह से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अभी रीजंस क्या है इस फिनोमिनन का कि क्यों मतलब उस तरीके से निकल के नहीं आता है? पैट्रियार्कल माइंडसेट तो है ही, पुरुषवादी सोच, पुरुष प्रधान सोच। इसके अलावा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पॉलिटिकल विल भी नहीं है। आज भी पार्लियामेंट में जो महिलाओं को लेकर के 33% रिजर्वेशन की बात करी गई है, वो बिल अभी भी पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं महिलाओं को उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज की, मतलब वहाँ की सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें भी काफी मुश्किल कर देती हैं महिलाओं की जिंदगी को। फिर लो लिटरेसी लेवल्स आप देखोगे, साक्षरता अगर कम है तो वो भी मुश्किल बना देता है। स्पेशली क्या है कि अगेन रूरल एरियाज में दूर दराज पड़ते हैं स्कूल कॉलेजेस, तो मुश्किल होता है लिटरेसी को बढ़ाना। और इंसर्जेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इंसर्जेंसी वगैरह। नागालैंड आप देखोगे तो ओवरऑल वहाँ पे इंसर्जेंट्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जो एक अलग स्टेट की डिमांड वो अगेन करते हैं कि एक अलग कंट्री हम बनना चाहते हैं। तो ये सारा जो है वो प्रमुख कारण बनता है। और ओवरऑल ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था आज के लिए। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वेल एंड गुड, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों को जोड़ते चलिएगा। बाकी हम इस इनिशिएटिव के साथ में आपको फिर कुछ और वीडियोस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।